Good morning, friends. I hope I am audible. Let me start by thanks Avinash first of all for a nice introduction. Thank you, sir. Let me start. Avinash, I am very clearly audible, right? You're audible. Yeah. Loud. Yeah, thanks Avinash once again, and let me wish all a good morning, a very happy and a prosperous 2021. My presentation is going to be in English and Hindi or Hindi and English. वैसे तो स्टॉक मार्केट के लिए कोई लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टॉक मार्केट की भाषा अलग ही होती है। तो आपको सब लोगों को पहले तो धन्यवाद और विशिंग यू अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस एंड अ प्रॉफिटेबल 2021। मैं ये आशा करता हूँ कि 2020 हम जितने जल्दी भूले और उसके जो सेटबैक्स थे, कोरोना और जो भी था और जो हमको काफी पीछे ले गए, वो हम पीछे छोड़ के अभी हम आगे की तरफ देखें। आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग मोमेंटम स्टॉक्स। पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सब लोगों से कि स्टॉक मार्केट में रहना क्या रिस्की है, क्योंकि काफी लोग, जब मैं स्टॉक मार्केट में मैंने शुरुआत की थी लगभग 20-25 साल पहले, तो मुझे लोग बोलते थे यार स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, कहाँ तू जा रहा है। मैंने मेरा एक कंफर्टेबल कुर्सी जॉब छोड़ के मैं स्टॉक मार्केट में मैंने करियर बनाने के लिए आई एंटर्ड समवेयर अराउंड 2000-2001, 20 साल पहले। तभी भी मुझे लोगों ने बहुत डराया। तो मैं सबसे पहले आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इज देयर हाई रिस्क इन द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में रहना या स्टॉक मार्केट में रिस्क है या स्टॉक मार्केट में रहना रिस्की है क्या? इसका जवाब आप पेपर पे नोट करिए, आपके माइंड में रखिए, आपके जो थॉट्स है। मेरे थॉट्स मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन के बाद शेयर करूंगा और इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। शुरुआत हम करेंगे हमारे कैपिटल को ग्रो करने के अलग अलग सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कहिए या एसेट क्लासेस कहिए। फिक्स डिपॉजिट्स है, पीपीएफ, आरबीआई बॉन्ड्स है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों मैंने एक साथ कंबाइन किए, हालांकि ये दो अलग है। अगर आप पिछले 10 से 15 सालों का देख लेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स में जब मैंने शुरुआत की थी मार्केट्स में 20-25 साल पहले, तो 12 से 15 से 16% तक मिलते थे। अभी 5 से 6% है, शायद मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। पीपीएफ आरबीआई में बॉन्ड्स में 7 से 8% मिलेंगे। गोल्ड में 8 से 9% मिलेंगे, मे भी 10% मिल सकते हैं। रियल एस्टेट मेजरेबल नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 15-20 लाख में 15-20-25 साल पहले जो फ्लैट लिया वो 1.5 करोड़ में बिका। मैंने पिछले 4-5 सालों में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जो कॉस्ट है उससे 30-30% लोअर पिछले 3-4 सालों में प्राइसेस लो हो गए और रियल एस्टेट एकदम लो पे गया है। तो ये मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इक्विटी में पिछले 10 से 15 सालों का रिटर्न 13 से 15% है। मैं स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिविजुअल केसेस इक्विटी में लेंगे तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो सीएजीआर के साथ दो पैरामीटर समझना जरूरी है, एक तो लिक्विडिटी, दूसरा रिस्क। अगर लिक्विडिटी, आपको जब पैसा चाहिए, कुछ इमरजेंसी है, आपको घर लेना है, जो भी है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी के सन डॉटर की शादी हो सकती है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एफडी में अच्छा है। गोल्ड में आप इमीडिएटली पैसा मिल सकता है। आरबीआई में कुछ लॉक इन होता है, पीपीएफ में आप इतने इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसमें लो है। रियल एस्टेट में बहुत लो है, मतलब आपका फ्लैट बिकेगा या बिकने में बहुत टाइम लग सकता है। और इक्विटी और म्यूचुअल फंड में आज आप बेचो, तीसरे दिन पैसा आता है या एक हफ्ते में पैसा आता है। रिस्क की बात करें तो एफडी में कम रिस्क है, पीपीएफ आरबीआई में कम रिस्क है, गोल्ड में कम रिस्क है। रियल एस्टेट में मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये साइकिल ही मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा मानना है रियल एस्टेट में
जो घर हमको रहना है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 फ्लैट लिए, 3 फ्लैट लिए, वो मेरा तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता। इक्विटी और म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी हाई है, रिटर्न भी हाई है, लेकिन रिस्क थोड़ी ज्यादा है। ये समझ के आगे चलते। मेरी जर्नी टेक्निकल एनालिसिस में 1995 में स्टार्ट हुई। तब मैं जॉब करता था, और प्रोफेशनल जर्नी मैंने जॉब छोड़ के जब चालू की वो लगभग 2000-2001 से चालू हुई। लगभग 20 साल हो गए, या 20 से 25 सालों का एक्सपीरियंस मेरा टेक्निकल एनालिसिस का है। और ये 20-25 सालों का जो एक्सपीरियंस है, उससे जो मैं सीखा हूँ, जो ट्रेड सेटअप है, जो भी मैं बात करूंगा, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वो मैं आज आपके साथ अगले 20-25 मिनट में शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए या सक्सेसफुल होना है एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर, तो 3 चीजों का आपको जरूरी है समझना। एक तो मोमेंटम इंडिकेटर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम स्टॉक्स में मोमेंटम आइडेंटिफाई करेंगे। मोमेंटम मतलब स्पीड। हम लेके एक स्टॉक बैठे हैं जो चल ही नहीं रहा है, उसको मोमेंटम नहीं कहते हम। ये स्टॉक में हमने बाय किया, अगले 2-3 महीने में वन वे मूव आई एज एन इन्वेस्टर, उसको हम मोमेंटम कहेंगे। तो स्पीड एट विच द प्राइसेस मूव, और मोमेंटम दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नीचे भी या नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा है, आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए मनी मैनेजमेंट का टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टॉप लॉसेस लेना, किधर रखना वगैरह, वो सब आता है। एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। और इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मानना है तीसरा, जो माइंड मैनेजमेंट है, अपने माइंड को कैसे काबू में रखें। क्योंकि आपके पास मोमेंटम इंडिकेटर्स होंगे लेकिन ये दोनों चीजें नहीं होगी, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप गलत टाइम पे स्टॉक बेचेंगे और फिर मूव आएगी। मोमेंटम इंडिकेटर्स की शायद शुरुआत होती है, लेकिन ये दोनों भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करता हूं, मोमेंटम इंडिकेटर्स मतलब स्पीड, जो रॉकेट है और एक नॉर्मल फ्लाइट टेक ऑफ करती है। अब डिफरेंस समझिए। अगर मोमेंटम है तो मजा है कि आपको स्टॉक में मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं। मोमेंटम नहीं है तो शायद आपका लॉस नहीं होगा, बट मजा नहीं आएगा, साइडवेज पड़ा रहेगा वो स्टॉक। मनी मैनेजमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, मैं आगे चलकर उसके बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। ऑब्वियसली आज के अगले आधे घंटे में या पौने घंटे में मैं सारी चीजें डिटेल में बता नहीं पाऊंगा। आज मैं सिर्फ, मेरा फोकस मोमेंटम इंडिकेटर्स पे रहेगा, बट समझ के चलिए कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, एफएनओ ट्रेडिंग करते हो या डे ट्रेडिंग करते हो, तो माइंड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप इन्वेस्टर, एक एग्जांपल देता हूं। एक आपको स्टॉक किसी ने बताया ये अच्छा चलेगा, आपने 1 साल के व्यू से एक स्टॉक लिया है, या आप ट्रेडर है, 15 दिन में 7-8-10% की ट्रेडिंग मूव आएगी, ये सोच के आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडर के तौर पे एक स्टॉक लिया है। और अगर आप इन्वेस्टर है तो 9 महीने 10 महीने ये स्टॉक हिलता ही नहीं है, 5-7% की रेंज में घूम रहा है, और आप फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाते हैं। या ट्रेडर है, 10 दिनों में से पहले 7 दिन कुछ मुंह नहीं आती, 1-2% के मुंह दायरे में रहता है ना, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। और आप उसमें से निकलते हैं और अगले 3 महीने में या 3 दिनों में जो मुंह आती है, आपका टारगेट आ जाता है। तो ऐसे आपके साथ, सबके साथ, हमारे सबके साथ ऐसे हुआ है। आज के बाद नहीं होगा अगर आप ये जो मैं कह रहा हूं उसको समझेंगे और फॉलो करेंगे। क्योंकि मोमेंटम आइडेंटिफाई करना एक टेक्निक है, एक कला है, एक आर्ट है। तो अगर अगर आप गलत टाइम पे बैठे रहेंगे तो ये चीजें होगी। अगर आप सही टाइम पे एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिक आप मोमेंटम के साथ रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, इसकी हम अभी एक्चुअल सही मायने में शुरुआत करेंगे।
एक सिंपल 3 पॉइंट फॉर्मूला है, लेकिन मैं ये 3 पॉइंट फॉर्मूला बताने के पहले आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको मेरा प्रेजेंटेशन कैसा चाहिए? शॉर्ट एंड क्रिस्प चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, या गोल गोल घुमा के बहुत बड़ा थ्योरी कवर करके? जो मैं अगले 2 घंटे तक बात करूं, हमारे पास वैसे 1 घंटे का टाइम है। मेरे को ये टेक्निक समझाने में 20 से 25 मिनट लगेंगे अगर मैं इसको शॉर्ट और क्रिस्प रखूं और टू द पॉइंट रखूं, प्रैक्टिकल। मतलब मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, मेरा काम है आपको गाड़ी कैसे चलाना, किधर रफ रोड है वहां से कैसे मैन्यूवर करना, ये सिखाना है आपको। मैं गाड़ी की इंजन की जानकारी देने के लिए नहीं बैठा हूँ, या उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो बहुत लंबा हो सकता है। तो आप अपने इस पे टाइप करिए। मैं 10, 15, 20 सेकंड का पॉज लेता हूँ, रिस्पॉन्स आपका जो आएगा उसके ऊपर मैं अगला मेरा प्रेजेंटेशन ये करूंगा। ग्रेट। तो मेरे मेरे को फीडबैक कैसे आ रहा है कि क्रिस्प और शॉर्ट प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक बार बात समझ में आ गई, एक बार टेक्निक्स आपको समझ में आ गया, तो फिर आपको जस्ट रिपीट करना है। एक ताला है बड़ा वाला जो खुल नहीं रहा है, तो अगर उसकी चाबी आपको मिल गई तो आपको कुछ हर बार अलग नहीं करना होता है, चाबी वही है। तो शायद मैं आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हूँ अगले 15-20 मिनट में, क्योंकि आपको सक्सेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए और सही चीजें सही चीजें बार बार करना जरूरी है। आपको हर बार अलग चाबी से वो ताला नहीं खुलने वाला है, ताला एक ही है। तो मैं जो 3 पैरामीटर्स अगले इसमें 1 2 3 जो मैं बोलता हूँ, ये जो 3 पॉइंट फॉर्मूला है, ये मेरे लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे इसको समझने में काफी टाइम लगा। मैंने इतना सिंपल बनाया, ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है, लाइव मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मेरे हिसाब से ये जो टूल्स और टेक्निक्स है आपके लिए लाइफ चेंजिंग या गेम चेंजिंग ये हो सकता है, और इसको आप ट्राई करके जरूर देखिए। नंबर 1 पॉइंट, आपको प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट का मतलब, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो वो पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट कहते हैं। और वो जो ग्रीन कैंडल होती है, जो भी चार्ट आप देख रहे हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, हम आगे जाकर समझेंगे कि टाइम फ्रेम कैसे चूज करना, अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे टाइम फ्रेम कैसे चूज करना। तो बड़ी वाली डिसेंट साइज वाली बड़ी वाली ग्रीन कैंडल इज अ इंडिकेशन टू बाय, और उसमें वो कैंडल के साथ जो वॉल्यूम्स आते हैं वो पिछले 15 या 18 कैंडल या 20 कैंडल या 25 कैंडल के वॉल्यूम से मिनिमम डबल होने चाहिए। इसको हम प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट कहते हैं। दूसरा है टेक्निकल पैटर्न्स। अभी शायद आप में से कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको स्टडी की जरूरत है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको आप 1-1.5 महीने में ये पूरे पैटर्न सीख सकते हैं। और तीसरा है, आप कहां पर ये पैटर्न स्पॉट करते हैं। जैसे कि हम टिपिकली, आपने मार्केट्स में ये शब्द सुने होंगे, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। मैं इसको आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये एक टूल है, ये एक ऑसिलेटर है, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ प्राइसेस में। और मैं इसको स्ट्रेंथ एरियाज बोलता हूँ कि स्ट्रेंथ एरियाज में अगर आप बाय करते हो तो आप नॉर्मली प्लस साइड में रहोगे। वीकनेस एरिया में आप सेल करते हो तो आप नुकसान से बचोगे या फॉल से बचोगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट पहला है। दूसरा है टेक्निकल पैटर्न्स। टेक्निकल पैटर्न्स हमेशा होंगे या नहीं होंगे वो कह नहीं सकते, बट ज्यादातर आपको वो चूज करने हैं, अगर है तो ही लेना है,
नहीं है तो अवॉइड करना है, बट बिना टेक्निकल पैटर्न्स के भी न्यूज आती है कुछ कुछ। और तीसरा है स्ट्रेंथ एरिया, जो मैं आरएसआई के तौर पे अभी आपको आगे एक्चुअल में अगले 15-20 मिनटों में 10-12-15 केस स्टडीज दूंगा, जहां पर आपको ये तीन का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे यूज करना है, उसमें टोटल क्लैरिटी। अभी सबसे पहले प्राइस में, अभी मैं ये हमने जो आइडेंटिफाई किया है ये है डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट जुलाई और सितंबर 2020 में। देखो अब बड़ी वाली ग्रीन कैंडल आ गई है। अभी उसके साथ जो वॉल्यूम्स में जो इंक्रीज हुए उस पर आप ध्यान रखिए। ये जो मेरा कर्सर है वहां पर वॉल्यूम दिख रहे हैं, जो व्हाइट लाइन है वो पिछले लगभग 1 महीने का एवरेज है। और देखिए ये जो वो दिन का वो कैंडल का ये एक्चुअली डेली चार्ट है, तो वो दिन का वॉल्यूम कम से कम 3 या 4 एवरेज से बड़ा है। तो प्राइस में एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, मल्टीपल टॉप्स इसने तोड़ा है, और अगर तभी वॉल्यूम आते हैं, ये तो दो क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो गए। अभी आपको देखना है कि आरएसआई स्ट्रेंथ एरिया में है कि नहीं। स्ट्रेंथ एरिया में है कि नहीं, अगर आप उसका मतलब समझे तो अभी आप देखिए ये जो नीचे की जो लाइन है वो हमने हमारे लिए अलग से कंस्ट्रक्ट की है। इसमें आरएसआई के दो कलर है, ग्रीन है और रेड है। अगर ग्रीन है, जब 50 के ऊपर वो निकलता है तो ये ग्रीन हो जाता है, 50 के नीचे जाता है तो ये रेड होता है। तो 50 के ऊपर जाता है तो स्ट्रेंथ एरिया है। जब ये ब्रेकआउट आता है तो सिर्फ ये देखना है कि आरएसआई का स्लोप ऊपर है और वो ग्रीन है, इतना ही देखना है। और आइडियली टिपिकली 55 और 70 के रेंज में आपको अगर सिग्नल मिला कि बाकी के दो पैरामीटर्स मतलब बड़ी वाली ग्रीन कैंडल और प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट, ये दोनों चीजें मिले और उसके साथ अगर पैटर्न को अच्छा है, जैसे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, राउंडिंग है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ लोग टोटली नए होंगे, बट ये बेसिक पैटर्न्स है जो है। तो अगर वो होते हैं तो अच्छी खासी मूव आती है। अभी ये जो 3 पैरामीटर्स इसमें है, इसका इम्पैक्ट देखिए। ये आरएसआई है, प्राइस ब्रेकआउट 29 जुलाई को 2020 को 4195 में आया है, मल्टीपल टॉप्स इसने तोड़े हैं। वॉल्यूम ब्रेकआउट वही कैंडल में है और आरएसआई 50 के ऊपर है। लगभग 4520, 7 से 8% की मूव अगले 7 से 8 दिनों में आई। अभी आगे चलकर और एक केस स्टडी देखिए यहाँ पर सिमिलर एक प्राइस रेंज में ये था डॉक्टर रेड्डी, फिर वो प्रायर वाला जो हाई है ये वाला, इसको इसने तोड़ा। उसमें भी वॉल्यूम देखिए लगभग 6 से 8 गुना है या 5 से 6 गुना है। फिर आरएसआई का प्लेसमेंट देखिए, ग्रीन है, 55 से 70 के आसपास है। और इसमें तो एक अगले दिन, एक दिन में या 2 दिन में, डेढ़ दिन में आपको 8% की मूव मिली। ये 17 सितंबर 20 को हुआ है। $4750-60 से 5200 के आसपास की मूव एक दिन में आई है। अब ये जो तीन चीजें हैं, प्राइस, वॉल्यूम और आरएसआई और पैटर्न, ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं आपको अगले 10-15 मिनट में 7 से 8 केस स्टडीज आपको दिखाऊंगा जो हमने पिछले 6 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में या मे भी 1-1.5 साल में जो एक्चुअली आइडेंटिफाई किए हैं। और टेक्निक वही है। देखिए रिलायंस का वीकली चार्ट है जून 2020, लगभग 1600 1650 के रेंज में प्राइस, वॉल्यूम, आरएसआई, इसका कॉम्बिनेशन देखिए। 19 जून को 1625 में ये प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है। अभी जो 3 पैरामीटर्स मैंने किया उसका कॉम्बिनेशन क्लियर होना जरूरी है। वॉल्यूम देखिए, अभी फ्रंट लाइन स्टॉक में आपको 3-4 गुना वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे, डबल या उसके आसपास भी होगा चलेगा।
अभी इसको मैं एक पैटर्न बोलता हूँ, इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो आपको दिखाई दे रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब है जो 1625 से नीचे का जो भी लेवल है, इतनी ऊपर में टारगेट आना चाहिए 1625 के ऊपर। देखिए एग्जैक्टली उतना टारगेट 2230, 37% की मूव 3 महीने में एक फ्रंट लाइन स्टॉक में आती है। ये पैटर्न का पावर है और ये शुरुआत हुई ये 3 पैरामीटर से, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट, आरएसआई और पैटर्न। अभी ये था वीकली चार्ट। कौन से बंदे को, अगर ट्रेडर है तो उसको क्या यूज करना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको क्या चार्ट के कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए, मैं आगे चलकर बताऊंगा। दूसरी केस स्टडी देख लेते हैं, टाटा स्टील। नवंबर 2020 में प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट, जिधर मैंने इंडिकेशन एक सर्कल किया है। आरएसआई अगेन 55 और 70 के बीच में है। प्राइस का ब्रेकआउट 450 में 14 नवंबर को आया है और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। दोस्तों 51 से 490 का टारगेट ऑन द अपसाइड, 645 का टारगेट, 29% की मूव एक महीने में आई। तो आरएसआई का स्ट्रेंथ एरिया मतलब आरएसआई ग्रीन होना, उसका स्लोप ऊपर रहना, उसके साथ आपको वॉल्यूम देखने। अभी आप यहाँ पर देखिए जहां पर आरएसआई रेड हुआ है, ये स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे ही इसने 400 के लेवल ब्रेक किए, ये रेड हो गया 415, 420 और सीधे 1 या 2 हफ्ते में ये लगभग 260 तक चला गया, 270 तक चला गया। तो अगर ये स्लोप डाउन है, ये रेड है, तो आपको ये स्टॉक में रहना ही नहीं है। आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो। अभी ये टेक्निक का मैं आपको पावर बताता हूं। एक पिछले महीने में नवंबर 14 से 18 दिसंबर, पिछले एक महीने में, सवा महीने में निफ्टी में 8% की मूव आई। टाटा स्टील में 29% की मूव आई। जो मैंने पैटर्न अभी इसके पहले बताया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसका इम्पैक्ट था। और रिलायंस जो हमने पहली वाली केस स्टडी देखी थी, उसमें पैटर्न लगभग जून में हुआ था, उसका ऑलरेडी टारगेट आ गया था। तो ये अभी साइडवेज चल रहा है 2000 और 1991 में, मतलब आधा परसेंट मूव पूरे महीने में रिलायंस में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पैटर्न समझने का या पैटर्न का इंपॉर्टेंस है। आपको अगर लगता होगा कि प्राइसेस ऐसे ही रैंडमली मूव होते हैं, नहीं, रैंडमली कुछ नहीं होता है। प्राइसेस जब बड़ी मूव आती है, कुछ ना कुछ साइंस होते ही है। आपको वो पैटर्न्स पढ़ने को आने चाहिए। और पैटर्न स्टडी में अगर आप, मतलब आपको समझ में आई, मैं पिछले 20 सालों से या 25 सालों से कर रहा हूं, मैं अभी भी मानता हूं, मैं कोशिश ही कर रहा हूं, बट आई एम क्वाइट हैप्पी। मतलब रिटर्न्स कैन बी माइंड बॉगलिंग। आप सोच नहीं सकते उतने रिटर्न्स आप बना पाओगे। मतलब ये जो हम सीएजीआर 15-20% की बात करते हैं हम, मतलब 3 महीने में डबल, मिड कैप स्टॉक्स में 6 महीने में डबल, ऐसे भी हमने काफी स्टॉक्स देखे हैं। अभी मैंने केस स्टडीज तो जाऊंगा, बट उसके पहले केस स्टडी समझने के लिए आपको टाइम फ्रेम होराइजन, अगर आप इन्वेस्टर है, या ट्रेडर है, तो सबसे पहले ना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे समझ में अब तक जो मार्केट आया और मैंने जो जो कैटेगरीज के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स देखे, तो मैंने ये 5 कैटेगरी या 5 लेवल में ये डिफरेंशिएट किए हैं। एक तो बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जो 1 से 3 साल का होना चाहिए, 1 से 3 साल का आपका व्यू होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अभी मैं
पिछले मतलब ये लॉकडाउन के थोड़े से पहले मैं सेमिनार्स करते रहता है तो कई बार गया, तो एक बंदे को मिला, सर मेरे को आप अच्छा टिप दो, आपके कॉल चलते हैं, मेरे को मजा आता है, ऐसा वैसा बहुत किसी के पहचान के थ्रू आया था, तो मैं उसको ये कुछ कह नहीं सका। तो बोलता है मुझे अच्छा टिप दो, तो मैं बोला क्या है आपका टाइम फ्रेम है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो एकदम लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। तो मैं मेंटली रेडी हो रहा था कि कुछ बंदे को 1-3 साल के लिए, तो मैंने चेक किया कि आपका लॉन्ग टर्म का क्या डेफिनेशन है। सर 3 से 7, मिनिमम 3 से 4। तो मैं ये समझ के चल रहा था कि इसको 3 से 4 साल के लिए कोई स्टॉक अच्छे चाहिए, जो स्टॉक डबल हो सके या 2.5 गुना हो सके। बाद में उसने बोलते बोलते कह दिया कि 3 से 4 हफ्ते के लिए मुझे चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 3 साल का व्यू होता है। मार्केट में साइकिल्स होते हैं, 8-8, 10-10 साल के बड़े बड़े साइकिल में अगर आप रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएंगे। आप 1 से 3 महीने का व्यू लेंगे, आप प्रॉफिट बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाएंगे। तो मेरा मानना है इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना ही चाहिए। अगर आपका व्यू उतना नहीं है तो फिर आप ट्रेडर हो। वो होने के बाद अगर आप 1 से 3 महीने के व्यू से उसके अंदर अगर आपका व्यू रिलायंस में 1800 से 3600 या 5000 है और उसके अंदर आपको 1800 से 2500 की मूव खेलनी है, 2500 से वापस 2200 आएगा, 2200 से वापस 3000 जाएगा, ये आप कर सकते हो। तो उसमें 1 से 3 महीने का मीडियम टर्म इन्वेस्टर इसको मैं मानता हूँ। तो 3 का 4-5 हो सकता है। दूसरा है पोजिशन ट्रेडर, तीसरा सॉरी, जो 1 से 3 हफ्ते तक व्यू लेता है। आइडियली एफएनओ की बात है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी, मतलब 10 दिन 15 दिन 10% 15% वाली मूव पकड़ने की कोशिश करता है। कभी कभार 2-3 हफ्ते लगते हैं, कभी कभी 3 से 4 दिन में भी हो सकता है। चौथा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जो टिपिकली 1 से 3 दिन का व्यू लेके 5 से 7 से 8% की मूव पकड़ता है। अगर आप एफएनओ में एक लॉट किसी स्टॉक का करो तो 8-10 हजार का रिस्क बनेगा, और आपको अगर 5 से 7 से 8% 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिनों में मिलेंगे तो 10 हजार के रिस्क पे आप 30-35 हजार कमा सकते हैं। ये एफएनओ है। तो वो एक ट्रेडर की कैटेगरी है। और पांचवा है डे ट्रेडर। डे 1 घंटे से 3 घंटे के लिए पोजीशन लेता है। कभी कभार वो 3 घंटे के 4-5 घंटे हो सकते हैं। कभी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 5 मिनट से लेकर 5 घंटों तक, हम डे ट्रेडिंग के लिए वर्कशॉप करते हैं, हमारे काफी ट्रेडर स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने 5 मिनट वाले भी ट्रेडर देखे हैं जो आधे परसेंट में 1% में जो सही टाइमिंग पकड़ के निकल जाते हैं। ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए जरूरी नहीं है, और मैं सिर्फ आपको एक कैटेगरी बता रहा हूँ। आपको क्या होना है आपको डिसाइड करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आपको वीकली और मंथली चार्ट देखने हैं। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो आपको अगेन वीकली और मंथली ही देखने हैं, मे बी उसके साथ डेली ऐड कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो 1 से 3 हफ्ते के लिए, अगेन उसमें डेली और वीकली चार्ट्स ही देखने हैं, उसमें मंथली नहीं देखने, डेली और वीकली देखने हैं। अगर आप 1 से 3 दिन के लिए काम करते हो, जिसको मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर डिफाइन करता हूँ, आपको आवरली 2 आवरली और डेली देखने हैं। और अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, जो हमारे कुछ मित्र करते हैं, 30, 60, 120, और साथ में डेली का एक देखना जरूरी है, वीकली मंथली देखने की जरूरत भी नहीं। आपको क्या बनना है आपके माइंडसेट के ऊपर है। मैं एक इन्वेस्टर को ट्रेडर बनाने की कोशिश कभी भी नहीं करता। अगर आपका माइंडसेट ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करना है। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स है, दोस्त है, जो सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, 3-3, 4-4 साल के व्यू लेके काम करते हैं। पोर्टफोलियो चर्निंग 1.5, 2, 3 साल में एक आध बार होता है, और उन्होंने बहुत लंबे टाइम से 10, 15, 20 सालों में अच्छी खासी वेल्थ बनाई। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना रिटर्न बनाए। तो मैं ऐसे कभी भी नहीं कहूंगा नहीं नहीं आपको डे ट्रेडिंग करना चाहिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। ये बाकी के आप जैसे आपके माइंडसेट को सूट करो, वो आपके ऊपर है। मेरा काम इन्वेस्टर्स को ट्रेडर बनाने का नहीं है। ये सारी चीजें आप जो भी करते हो,
लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल का साथ होना जरूरी है, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में आप ज्यादातर चार्ट्स या डेरिवेटिव डेटा का एनालिसिस ज्यादा बेटर काम आता है। अभी मैं सेम टेक्निक्स के 1 2 3 जो 3 पॉइंट्स है उसमें हम मंथली, हमने जो पिछले 1-1.5 साल में जो एक्चुअल स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे ये टेक्निक्स पे, ये जो 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया मंथली, वीकली और डेली, और मैं उसके बाद में इंट्राडे की बात करूंगा। ये था एससीआई सितंबर 19 में, देखिए बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, उसके साथ बड़ा वाला वॉल्यूम ब्रेकआउट, लगभग 3 गुना वॉल्यूम था। आरएसआई का प्लेसमेंट देखिए, रेड से ग्रीन हो गया वही टाइम पे, और लगभग इसमें 43 से लेकर 66 तक की मूव आई है, मतलब 53% की मूव 2 या 2.5 महीने में आई है। यह है सिप्ला, इसको हमने आइडेंटिफाई किया था अप्रैल 2020 में। प्राइस वॉल्यूम आरएसआई 30 अप्रैल 591 पे एक्चुअली आइडेंटिफाई हुआ था। 38% की मूव 6 महीने में। नाउ फ्रंट लाइन स्टॉक में 38% की मूव 6 महीने में मतलब बड़ी मानी जाएगी। मिड कैप में तो मैंने 100-150% की मूव भी देखी है, लेकिन सिप्ला जैसे फ्रंट लाइन स्टॉक्स में ये अच्छी मूव माननी चाहिए, और अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। रिलायंस, ये मूव अगेन अप्रैल 2020 में लगभग 1450-55 के आसपास आई थी 30 अप्रैल को। ये मंथली चार्ट है, अगले 5 से 6 महीने में इसमें आपको 54% के रिटर्न्स रिलायंस में मिले। आपके पास कोई भी आपको फ्री सॉफ्टवेयर में भी चार्ट मिलेंगे, अगर आपके पास आइरिस है तो आप देखिए ये टेक्निक बार बार काम करता है। आपको सिर्फ वो मूव स्पॉट करने की टेक्निक आइडेंटिफाई करने की टूल्स चाहिए। ये हमने ये अच्छा स्पॉट किया था। अभी ये स्टॉक है ग्रैन्यूल्स फार्मा की मूव जब शुरुआत हुई जून 2020 में हमने ये स्पॉट किया था। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, 192-195 के बीच में स्पॉट किया था। राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसको हम कहते हैं। नीचे से जो लाइन तक जो भी टारगेट है वो 114 से लेकर 190 का टारगेट 6 हफ्ते में आया था, मतलब 40% की मूव 1-1.5 महीने में, और वहां से लेकर मतलब हमारा 250-60 के आसपास मूव किया और आगे चलकर वो 400 तक चला गया। ऐसे भी होता है, और अभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। अभी मिड कैप की मैंने बात की, बालाजी अमाइंस, सेम चीजें मैं बार बार करे जा रहा हूं। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट 26 जून को 495, ये वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, ये आरएसआई 50 के ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप सिर्फ वॉल्यूम देखिए, अभी ये मिड कैप है और इसमें लगभग 6 से 8 गुना वॉल्यूम्स है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का 200 से लेकर 500 तक का टारगेट, ये प्रैक्टिकली 48% की मूव 1.5 से 2 महीने में आई। ये पावर है ये टेक्निक का। एफएसएल वीकली चार्ट जुलाई 2020 में इसमें ब्रेकआउट आया था। अभी आप वॉल्यूम का देखिए, कम से कम 5 या 6 गुना है। मिड कैप में आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे, फ्रंट लाइन में आपको डबल भी मिले तो अच्छा है, डबल के आसपास भी होगा चलेगा, लेकिन मिड कैप में 3 गुना 4 गुना होंगे, तो जितने ज्यादा उतने बेटर। बहुत सारे केसेस में पैटर्न्स भी नहीं होते हुए मुंह आती है ये टेक्निक से। 70% की मुंह आई अगले 7 हफ्तों में। टाटा केमिकल्स, ये तो रिसेंट मूव है, नवंबर 2020। मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं, मेरे को अभी बोलने में भी रिपीटेटिव लग रहा है। सेम चीज, प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, आरएसआई मतलब सही लेवल अबव 50, बिटवीन 50 एंड 70,
हाँ, आरएसआई का चीज एक जानना जरूरी है, 80 के ऊपर अगर आरएसआई चला गया तो उसको अवॉइड करिए, क्योंकि 80 85 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। मैंने तो 72 73 74 तक भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके शॉर्ट मूव्स पकड़े हैं, लेकिन 80 के ऊपर चला गया तो आपको वो ट्रेड लेने का अवॉइड करना चाहिए। इसको हम ट्रायंगुलर पैटर्न बोलेंगे, सॉरी। इसमें 31% की मूव एक महीने में आई है। ये मेरी लास्ट केस स्टडी है, टाटा कंज्यूमर। ये डेली चार्ट है जो हमने पहले मंथली और वीकली में देखी। अभी डेली चार्ट का मूव लगभग अगले 8 से 10 दिन 12 दिनों में आना चाहिए। 8 से 10% की मूव आती है। देखिए ये 535 से लेकर ये स्टॉक 595 600 तक गया है अगले 10 दिनों में। सेम टेक्निक, सेम पैटर्न। दस परसेंट की मूव 10 दिनों में आई है। तो हमने अभी लगभग 7 से 8 से 9 केस स्टडीज देखे, जहां पर मंथली देखे। मंथली चार्ट्स में अगले 6 महीने में अच्छी मूव आती है, वीकली चार्ट्स में अगले 1.5 से 2 महीने में मूव आती है, डेली चार्ट में तो 1 से 2 हफ्ते में मूव आती है। ये टाटा केमिकल्स है, देखो इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है और क्या बड़ी मूव आई है, लगभग 350 से लेकर 550। ये लेटेस्ट नवंबर की मूव है। तो मैं ये 3 पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको एक बार वापस दोहराता हूँ। प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट, सही जगह जहां पर आरएसआई है, स्लोपिंग अपवर्ड्स बिटवीन 55 टू 70, और तीसरा पैटर्न अगर साथ में है जिसकी समझ अगर आपको है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन और बेसिक नॉलेज की कौन से चार्ट में मैं देख रहा हूँ आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 60 120 मिनट देखिए, पोजीशन ट्रेडर हो तो डेली देखिए, 1 से 3 महीने के लिए ट्रेड करते हो तो वीकली, डेली वीकली कॉम्बिनेशन देखिए, और 6 महीने से ऊपर ट्रेड लॉन्ग व्यू लेते हो तो वीकली मंथली का ये देखिए। अभी मेरा सवाल यह है कि क्या ये टेक्निक्स, मैंने पर्पसली इसमें इंट्राडे की केस स्टडीज अवॉइड की है, क्योंकि मेरा काम है लोगों को ट्रेडर बनाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप ट्रेडर हो तो मैं आपको सिखाता हूँ या आपको टेक्निक बताता हूँ, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए, हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं हमारे एडवाइजरी के लिए, वो हमको सिर्फ डे ट्रेडिंग के ही टिप्स मांगते हैं। किसी को लॉन्ग टर्म व्यू लेना ही नहीं है। अभी 10 में से 8 मेरे पास अगर डे ट्रेडर्स आ गए तो मुझे उनको कैटर करना ही पड़ता है। तो मैं मेरे सेम टेक्निक्स 1 2 3 जो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आरएसआई और पैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है छोटे ड्यूरेशन ऑफ चार्ट्स में, हम ओके उसके साथ और कुछ चीजें होती है, ओपन इंटरेस्ट और बाकी डेरिवेटिव डेटा देखना, या और भी कुछ होता है मोमेंटम के एक दो और, जो मैं ये फोरम में कवर नहीं कर सकता टाइम की वजह से। लेकिन टेक्निक बेसिक तो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। तो उसका मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल का व्यू जैन से दिसंबर का ये बताना चाहता हूँ। 5 लाख के कैपिटल से हम 2 लॉट, तभी हमने जो ये प्रोडक्ट चालू किया, हम वैसे 4-5 सालों से ये कर रहे हैं, बट हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 1 साल का है, कॉल टू कॉल ट्रैक रिकॉर्ड है। 5 लाख से दिन में 2 से 3 कॉल होते हैं, कभी एक आध दिन में गलत भी होते हैं, दोनों तीनों गलत होते हैं, कभी अच्छे चलते हैं। तो ये 5 लाख का अभी दिसंबर 31 को हमारा ये ईयर क्लोज हुआ। दिन में 2 से 3 कॉल, कभी अच्छा मार्केट है तो 4 कॉल, कभी कभार 1 ही कॉल, कभी कभार कोई कॉल नहीं। ऑन एन एवरेज 2 कॉल होते हैं, महीने के 60 कॉल होते हैं, एनीवेयर बिटवीन 60 65, कभी 50। 5 लाख का 16 लाख बना है। अगेन मैं ये कहता हूं कि मेरा पर्पज ये नहीं है कि आपको ट्रेडर में कन्वर्ट करना। आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में है तो बहुत पैसा है, ट्रेडिंग में पैसा है, बट आपको इन्वेस्टर से ट्रेडर नहीं बनना है। आप पहले
इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर रहिए, फिर आपके पास अगर टाइम है तो ये कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ, ये क्रिकेट जैसा है, आपके पास अगर टेक्निक है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, वो टेस्ट मैच हो या वनडे इंटरनेशनल हो या T20 हो, सब टीम में उसकी ये जगह बनती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टेस्ट मैच जैसा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म, सॉरी 3 से 4 महीने का मीडियम टर्म ट्रेडिंग ये एक वनडे जैसा है, और शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग एक T20 जैसा है। आपके पास अगर टेक्निक सही है, हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक होना जरूरी है, आपको नॉलेज लेना जरूरी है। T20 में स्पीड में ये होता है बहुत, मतलब आपको रन फास्ट स्कोर करने पड़ते हैं, तो गलतियां ज्यादा होती है, स्टॉप लॉस से ज्यादा हिट होते हैं। इनफैक्ट हमारे पिछले 4 महीने तो निगेटिव, ये होते हुए भी कैपिटल लगभग 200% का रिटर्न है। ये मंथ वाइज रिटर्न है, और ये आपको कॉल वाइज अगर रिटर्न चाहिए, सॉरी, तो हमारे ये मैं आपको हमारे वेबसाइट पे जाइए www.sandeepbagle.com, आप टोटल रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये लिंक में आप क्लिक करिए, ये आपको पीपीटी में प्रेजेंटेशन के बाद या शाम तक भेज दूंगा, तो आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। अभी कुछ लोग टोटल यहाँ पर नए होंगे जो बिल्कुल भी कुछ भी टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं जानते होंगे या नए होंगे मार्केट में, तो उनके लिए मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन की प्रोसेस मेरे मुझे जो समझ में आई है पिछले 20-25 सालों में, वो प्रोसेस मेरे समझ में जो है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप जरूर समझे, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसकी सुने फिर 10 लोगों की सुनते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें लॉस होता है। तो पहला तो ना आपको ये सवाल का जवाब देना है, मुझे इन्वेस्टर होना है, पोजिशनल ट्रेडर होना है या डे ट्रेडर होना है? क्योंकि मेरा दोस्त डे ट्रेडिंग करता है और वो बोलता है मेरे को अच्छा प्रॉफिट बना, इसके लिए मैं डे ट्रेडर बनता हूँ, ये गलत है। कभी भी किसी को फॉलो मत करिए, आपके मेंटलिटी क्या माइंडसेट को जो सूट करता है। इन्वेस्टर आपको बनना ही है, क्योंकि मार्केट में जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, मैं इसको वापस दोहराऊंगा एंड ऑफ द सेशन में, तो इन्वेस्टर आपको बनना है, पोजिशनल ट्रेडर आपका चॉइस है। डे ट्रेडर अगर आपको सूट नहीं करता है तो मत बनिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है या एप्टीट्यूड नहीं है, तो डे ट्रेडर मत बनिए, हर एक के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं और किरण यादव एक वर्कशॉप करते हैं 1 हफ्ते का, प्योरली फॉर डे ट्रेडर। ज्यादातर सब ब्रोकर्स और जो फुल टाइम है मार्केट में वो बंदे आते हैं, तो हम उनको एंट्री भी नहीं देते अगर उनके पास कैपिटल मिनिमम नहीं है, और उन्होंने वो पहले इन्वेस्टर होना चाहिए फिर डे ट्रेडर होना चाहिए। रैंडम ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेशन या सट्टा जिसको बोलते हैं, ये पर्पस नहीं है, ये भी एक प्रॉपर एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टर आपको जरूर बनना है। बाकी तो अगर आपके माइंडसेट, अगर आपके मेंटल कंफर्ट है, आपको टाइम है, तो कर सकते हैं रिटर्न। देखो, रिटर्न सही चीज करेंगे तो सब जगह रिटर्न है। और मैंने एज ए इन्वेस्टर भी लोगों को पैसे तोड़ते हुए देखा है, गलत स्टॉक्स में हियर से पे टिप्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप क्लियर बनिए, क्लियर सोचिए, मुझे इन्वेस्टर बनना है, मेरा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। पहले तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपका 1 से 3 साल का ड्यूरेशन होना है, हमने ऑलरेडी देखा है, हमने कौन से चार्ट देखने हैं, वीकली मंथली। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है 3 से 6 महीने के लिए, अगेन वीकली मंथली डेली। पोजिशनल ट्रेडर है तो मेरा टाइम फ्रेम 3 से 4 हफ्तों का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म पोजिशन ट्रेडर 3 से 4 दिनों में उसका वो भी व्यू बन सकता है। डे ट्रेडर है तो 1 से 3 घंटों का। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कैपिटल 1 से 3 सालों में डबल होना चाहिए आपका आइडियली, या उसके आसपास होना चाहिए। 3 से 6 महीने में 20%, 25%, मे बी 30% भी मिल सकते हैं। मिड कैप मिला तो ज्यादा भी मिल सकता है। ऑन एन एवरेज
अराउंड 20 to 30% आपको 3 से 6 महीने में मिले, अच्छा है। पोजिशनल ट्रेडर है 3 से 4 हफ्तों का, 8 से 10% का टारगेट होगा, अच्छा खासा मूव माना जाएगा। 3 से 4 दिनों में 3 से 4-5% की मूव मिली, वो अच्छी है। और एज ए डे ट्रेडर आप जो काम करते हैं, अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स काम करते हैं, आधे से 1 तक का नेट छूटा बहुत बढ़िया है। दिन में आप ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 लाख you can earn a lakh of rupees, मतलब not, I'm not saying that every day you will earn that much money, but जो अच्छे दिन ट्रेंडेड डेज हैं, अच्छे महीने में 5-7 दिन मिले तो आप महीने के वो 4-5 लाख हो सकते हैं अगर आपकी टेक्निक सही है तो। अभी मैं मेरे निफ्टी व्यू की बात करूंगा। हमारा जो निफ्टी व्यू है अगले कुछ सालों तक, पहले तो करंटली लेफ्ट साइड का कॉलम देखिए, 2020 का 14,000 तो कल हमने क्रॉस कर दिया, 13,500 की 14,000 की, मैं 500 पॉइंट की रेंज की बात करूंगा। मेरा अगले 2 साल का, 1.5 से 2 साल का व्यू है, 16 से 16,500 निफ्टी अपर एंड में जा सकता है। अगर करेक्टिव मूव आई तो 11,500-12,000 भी हो सकता है। मेरा मानना है 11,500-12,000 का बेस बना है। ये अगले 1.5 से 2 साल के व्यू से मेरा निफ्टी का व्यू है। अगर हम 5 साल का व्यू लेंगे दिसंबर 2025, तो मुझे लगता है 20-21,000 22,000 के आसपास निफ्टी का बेस बनेगा। ऑन एन हायर साइड 30-33,000 तक निफ्टी जा सकता है, मतलब यहां से प्रैक्टिकली डबल से ज्यादा है 5 सालों में। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है 2030 तक निफ्टी 50,000 जाना चाहिए और बेस 27-28,000 का होना चाहिए। और आप बोलेंगे अभी क्या ये शीट पे कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। 2001 में निफ्टी 800 था, 2008 तक वो 8,000 हो गया था। 2008 और 2011 के बीच में निफ्टी 8 और 11,000 के बीच में आया था। और आप इवन 2001 से लेकर अभी 19 सालों में 13 गुना बढ़ा है। तो क्या अगले 5 सालों में या 10 सालों में, यहां से लेकर 2030 इज 10 ईयर्स, अगर मैं 12,000 का बेस पकड़ू निफ्टी का, तो 12 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिर्फ 4 गुना है। तो मुझे नहीं लगता ये, मतलब अभी लगता होगा कि बड़ा है। देखो निफ्टी में स्टॉक्स कौन से मूव होंगे, वो सब अलग अलग होंगे, कुछ स्टॉक्स ऐड होंगे, कुछ डिलीट होंगे, कुछ आउट परफॉर्म करेंगे। कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे ये मुझे अभी नहीं पता, वो आगे जाकर क्लियर होंगे। बट निफ्टी मेरा मानना है इतना जाएगा। अभी मेरे को बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कोरोना नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। हमारा बेस 11-11,500 बनता, हम वापस वहां से 13,000 अभी है, 13 से 16 जाएंगे वापस। कुछ ना कुछ कारण तो मार्केट को होगा, मिलेगा चाहिए। जो 7,500 की जो पीक आई, वहां से जो वन वे बाउंस बैक आया, वो शायद नहीं होता। हम 10, 10,500, 11,000 में बेस बनाते, इतना ही फर्क। तो मार्केट में ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, बट मेरा ये व्यू चेंज नहीं होगा। निफ्टी 50,000 से 55,000 2030 10 सालों में कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं बहुत कंजर्वेटिवली कह रहा हूँ, शायद उससे ज्यादा ही होगा। अभी ये मैंने सवाल पहले पूछा था कि स्टॉक मार्केट में होना रिस्की है या नहीं, इसका जवाब शायद आपको मिल ही गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हो, बिना सोचे समझे कुछ किसी को भी टिप्स फॉलो करते हो, स्टॉप लॉसेस नहीं रखते हो, कोई रिसर्च नहीं करते हो। देखो आपका कैपिटल है, हार्ड एंड मनी है, उसको ग्रो करने के लिए एफर्ट लेना पड़ता है। आपको सही लोगों को फॉलो करना है, प्रॉपर नॉलेज लेना है। मेरे हिसाब से नॉलेज अगर आपके पास है तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप ये कैटेगरी में हो जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हो विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी, मतलब क्या जिसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं, देन यस इट इज रिस्की। अगर नहीं करते हो, एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करते हो, तो मेरा मानना है स्टॉक मार्केट में नहीं होना ज्यादा रिस्की, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन 5-7-8% जो भी है वो आपके एफडी या फिक्स रिटर्न्स को तो खा जाएगा, तो आपको ग्रोथ तो मिलने वाली है नहीं। अभी वॉरेन बुफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर वो 12-15-20% सीएजीआर में तो बड़ी रिटर्न मांगते हैं, और
मैं भी मानता हूँ कि वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज अगर आप नॉलेज के साथ करो तो बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई एफर्ट नहीं लेना है, कुछ नॉलेज गेन नहीं करना है, पैसा सीखने में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो स्पेंड नहीं करनी, तो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के साथ रहिए सेफली। मेरे हिसाब से 12-13%, मे बी इवन 14-15% आपको अगले 5-8-10 साल में मिल सकते हैं, वो भी काफी बड़े हैं। तो मेरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि स्टॉक मार्केट में ना रहना ज्यादा रिस्की। जाते जाते अभी एक 5 मिनट और लूंगा। मेरा मानना है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। मैं मेरी खुद की बात करूंगा। मैंने जब स्टॉक मार्केट चालू किया था, काफी यंग था मैं, 20-22 साल की उम्र में मैंने एंट्री की थी। टेक्निकल तो मैं आई स्टार्टेड एट ऑफ 30, और मेरे पहले 7-8 साल तो काफी मेरी कैपिटल 2 या 3 बार वाइप आउट हो चुकी थी, क्योंकि मैं समझ ही, मेरे को नॉलेज ही नहीं थी। मैं अंधाधुन किसी का सुन के, किसी को फॉलो करके, टिप्स पे डिपेंड करके, और जब मैंने टेक्निकल्स चालू की, दैट वाज इन द ईयर 1995, लगभग अभी 25 साल हो गए, वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए, मैं ऐसे नहीं कहता कि आपको बहुत, मतलब हम तो वर्कशॉप्स करते हैं, मेरा मैं ये प्रमोशन का वो बात नहीं है। आप एक किताब से शुरुआत करिए, आपको फ्री बुक्स मिलेंगे इस पे। और मैं एक बुक आपको जरूर रिकमेंड करूंगा जो मैंने मेरी शुरुआत हुई थी। आपको मैं सेमिनार के बाद उसके बारे में बात करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट्स, ऑथर का नाम मैं आपको देता हूँ, जॉन मर्फी। जॉन मर्फी। तो ये अगर आपको अच्छी बुक चाहिए, वहां से शुरुआत, मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर मैंने कुछ कुछ सीखा, अलग अलग गुरुओं से सीखा, बट खुद का जो समझ है, नॉलेज में इन्वेस्ट करिए। एक किताब हो, वर्कशॉप हो, कोई भी वर्कशॉप करिए, सब लोग अच्छे सिखाते हैं, सब बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं मेरे वर्कशॉप के बारे में जो हम करते हैं, इन्वेस्टर्स पहला वर्कशॉप है पावर ऑफ पैटर्न, जो हम पैटर्न सिखाते हैं। आपको मैंने एक झलक दे दी। ये 2 दिनों का वर्कशॉप है। इसमें हमने एक यूनिक फीचर ऐसे डाला है कि उसके बाद, वर्कशॉप करने के बाद 1 महीने तक या 4 हफ्तों तक या 4 से 5 हफ्तों तक हम जो रिसर्च करते हैं एवरी डे, रात के 8 और 9 के बीच में, आप उसमें शामिल होंगे हमारे साथ। जैसे हम, मेरा ये स्क्रीन शेयर करके मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं, हमारी टीम एक्चुअल आपको स्क्रीन शेयर करके, आप रिसर्च में होंगे और हम साथ में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे 1 महीने तक। अब अगर आप 4 हफ्तों तक, तो उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली पैटर्न कैसे सॉल्व करना है। तो वो हम 2 दिन का वर्कशॉप करते हैं, सैटरडे संडे। उसके बाद 1 महीने तक हम लाइव कनेक्टेड रहेंगे, शाम को 8 से 9 के बीच में। दूसरा वर्कशॉप एफएनओ ट्रेडर पोजिशनल व्यू है, 1 दिन का है। और तीसरा वर्कशॉप है ट्रेड विद संदीप वागले एंड किरण जाधव, जो हम 5 दिनों का करते हैं। संडे 9 से 5 और मंडे टू फ्राइडे लाइव मार्केट में 8:30 से 7:30। आप एक्चुअल उसमें, और ये सिर्फ ट्रेडर्स पे, डे ट्रेडर्स के लिए है। आप भले दूसरा या तीसरा वर्कशॉप करिए मत करिए, लेकिन वर्कशॉप 1 आपको करना ही चाहिए। ये आपका फाइनेंशियल डेस्टिनी चेंज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि, मतलब, एक बुक से तो शुरुआत करिए, नॉलेज गेन करिए, इससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है। हमारा अगला वर्कशॉप 16 और 17 जनवरी को है, तो उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको जो भी कुछ क्वेरीज है हमसे, जो भी चीज, आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करिए और उसमें लिखिए आपको क्या चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, पीपीटी चाहिए। हमारे कुछ एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है, इंट्राडे कॉल्स है, बीटीएसटी कॉल्स है, उसके आपको 5 दिनों का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। उस पर सिर्फ लिखिए आपको क्या चाहिए और हमारा आरएम आपको रिवर्ट करेगा। आप सब लोगों को प्रॉफिटेबल और प्रॉस्परस 2021 की मैं वेल विशेस देता हूं, और आशा करता हूं कि आपका ये जो टाइम आपने हमने स्पेंड किया, लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर, ये वेल वर्थ था। और
मैं अविनाश को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेमिनार को अभी अगर Q&A कोई आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन टेक ओवर. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. So I would like to request everyone kindly write down your questions in question answer box. Yeah, Sandeep sir, doing one Yeah. question. Yeah. Which are the sector which are likely to outperform in the next 1 to 2 year, and if you could give some stocks within them? Well, pharma sector is one sector which I think we have almost spotted it 6-8 months back, and that is outperforming, and I think it is likely to outperform. IT sector will also outperform, but not greatly. I think it is 2021 is going to be more of a stock specific, case specific kind of a move, where individual stocks will move based on events or occurrence of events. So that is my view. Uh, Stock specific. Okay, I have got two stocks, which let me try and show you the chart, and I would want to show you the same setup that has happened. One is Sun Pharma. From I talked of pharma, so I will actually show you the chart. Now see this volume that has happened here, RSI turning green. This has happened sometime at around a level of 460, 480. In fact, we have recommended it at between 480, 500, after which it has spent some time between 530, 540, 460 band. It spent 4, 5, 6 months, and I think a final breakout has come in. And I expect Sun Pharma to outperform, and I am personally invested in the stock around 480, 500 levels. And I expect this to outperform over the next anywhere between 1 to 2 to 3 years. And I expect this to touch 4 digits. So this can be one stock. Again, this is a case for an investment, not a view for the next few days or weeks. आपको 1 से 2 सालों का व्यू लेके 1100-1200 तक भी ये स्टॉक जा सकता है. दूसरा एक स्टॉक है जो हमारे रडार पर अभी अभी आया है, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आप खुद देख सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट मंथली चार्ट में आया है. ये लगभग 75 के लेवल पे इसका ब्रेकआउट आया है. आरएसआई का ब्रेकआउट है, ग्रीन है, और वॉल्यूम देखिए एवरेज वॉल्यूम से लगभग 5 से 6 गुना है. अभी 88 है. मैं इसका मतलब ये नहीं कि ये 80 तक नहीं आ सकता है. 80, 75 ये मेरी आइडियल एंट्री रेंज है. आएगा नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता. अगर 80 आता है, 82, 83, 84 से लेकर 75 ये रेंज में मिलता है तो दैट इज माय राइट एंट्री. आपका 65 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मुझे लगता है कि कम से कम 130, 140 तक ये स्टॉक जा सकता है. ये वीकली चार्ट है, इसमें देखिए. तो यहां से लेकर आप अगर नीचे में 75 तक एवरेज भी करते हो, आपका एवरेज 84, 83 का रहा, और ये 140 जाएगा एक साल में या 1.5 साल में, मेरा मानना है अच्छा रिटर्न है. लगभग 70-80% का रिटर्न है. यस सर. फिलहाल मेरे पास 2 ही स्टॉक्स है. अगर कुछ आगे आते हैं तो वी विल शेयर विद यू थ्रू सम फोरम लाइक दिस. Yes, Avinash, you can go for the next question. Okay, moving on to next question. I'm a long-term investor and have made very good returns over the past 10 to 12 years. Do you think I should also trade? Also, I should get into trading, day trading, as a lot of my friends are doing into it and making good money. I will start with the last part of the question which you have asked. Don't get into day trading because your friends are telling you that they are making great money. Don't trust your friends. Don't trust anybody. If you have the aptitude for day trading, and if you have the time and the resources, and if you are willing to learn with the proper methodology, then yes, you can get into maybe position trading. Day trading, I would still say. I mean, I don't know the age of the gentleman, so
I mean, I'm not sure whether it will suit him. But long-term investment, if it is sorry, if it is positive and you are happy with it, you continue doing that. There is no need to get into day trading or even position trading. You can take a chance, but do it with proper knowledge and learning. Don't follow somebody on hearsay or because your friends are telling you. That is not the right way to enter. I would say stick to long term. That is good. Okay, sir. Moving on to next. What is the difference between fundamental and technical analysis and which works better? Well, fundamental analysis gets into the why part of it. Why does a thing happen? Why does the sector move? Why does the stock move? So it gets into the reasoning. And fundamental analysis is too vast a subject. I mean, just reading the balance sheet or quarterly numbers, according to me, is not fundamental analysis. Fundamental analysis is doing sector analysis, understanding demand and supply over quarters, years, multiple years, which sector will outperform, so on and so forth, and how to judge a valuation of the stock or a sector. And it is not that easy to, it takes a lot of effort and reading to get into that. Technical analysis is a study of price and volumes, and we believe that somebody who knows something, who is more intelligent than us, his actions are seen in the prices. Patterns, what we are talking of, display thought process of the intelligent people as in who have money and who have power and who have done good research. And patterns display the thought process of the masses. And normally patterns don't lie, or I won't say they don't fail, they do fail. And here I would like to specify that I've shared with you so many case studies and all. My strike rate means if I take 10 calls, my strike rate is only 50%. I have met a lot of analysts, or I have heard a lot of people say that my strike rate is 80%, which frankly I refuse to believe. My last 10 years strike rate has never gone above 50. Yes, if it has gone above 50, it could have gone to up to 55. I don't think anybody can get a strike rate of 80%. In fact, if you have a strike rate of 80%, you are near to God. So when I'm saying strike rate, if you take 10 trades, 5 will go right, 5 will go wrong. That is why I believe money management can help you get a phenomenal return. If you get a strike rate of 50 to 60% or even 40%, you will not lose money if you have a proper methodology. So coming back, can you just I think I have answered the question. This is the difference between fundamental and technical analysis. Short-term trading, technical analysis is more practical. We use it for long-term also. I would say use both. I would advise you a techno-funda approach where you identify good stocks. I'll give you an example. 99, 2000, there was a IT boom. Now, have you heard of stocks like a Pentafor, DS Software, and Silverline, and these companies? Those stocks were quoted at 1500, 2000 rupees. You may not have even heard of it 20 years back. Today, they don't exist. A lot of people have lost a lot of money. But companies like a Wipro, companies like Infosys, they have withstood the test of time because they had a sound management, they were fundamentally strong. So if you had entered into them based on fundamentals and use technicals for timing, that is what I define as techno funda. Yeah, next. Okay, son, I'm I'm a day come position trader and I have experienced that many times my stop loss get triggered and then move come as per what was predicted. So is it better not to follow the stop loss? Can you repeat? Is it better not to? Better not to follow the stop loss. My friend, please don't do that. Though your stop loss have got triggered and the moves have come in, I'm still advising you
proper methodology. Maybe your technique of placing the stop loss may be wrong. I need to get on with you. We can have a one-on-one discussion on that. If you keep the stop losses too close and if there is a little more volatility, your stop losses may get triggered. I agree. Or there is something which you need to work on, but not that you cannot believe in it. And because I've seen people eroding their capital in a big way by not keeping stop losses. Stop loss is like a helmet if you're playing cricket. One bad ball and it can take you off. So please don't even think of doing it. Maybe we can work together later. I can share with you how to keep stop losses so on and so forth. But not keeping the stop loss is not at all a solution. Don't even think of it. Okay, moving on to next one. I'm a long-term investor following fundamentals. Can your workshop help me as a investor or trader? Well, yes, it can help you if you understand patterns. Patterns work very well in the long term, medium term as well. You can identify short-term moves within those long-term investment. I'll give you an example. Like Reliance, long-term view is 5,000. But from 2000, if I can identify a 10% downfall and I can sell it and make 5, 7, 8% in 2 months, 3 months, and you can get 10, 12 of such moves in the next 2, 3 years, you have made a great return in that sense. So yes, the workshop can help you identify shorter moves within that. But I don't think you need to get into FNO and all that. That is your choice. I mean, if you want to, that is okay. But just the first workshop, which is power of patterns, that is good enough for this. Okay, next one. I have attended a few workshops on technical analysis in the past, but somehow I feel that I have not been able to follow up and that knowledge has been only theoretical. How will your workshop will be different? Well, thank you for asking me, whosoever has asked me this question, because this is the purpose wherein we have introduced this 4 weeks of participating in our research with our team, where every day what you learn in the 2 days, unless you refresh it and continuously keep on doing it, it gets lost. Practice makes a man perfect. So what you actually learn in the 2 days, you follow it up in 4 weeks, and obviously even post 4 weeks we have students who are asking us questions and verifying what they have done, so that is okay. I mean, for learning there is no time. In 4 to 5 weeks when you will be with us, you will actually see that we actually do what we teach, and that will help the knowledge, practical use of this knowledge. It can be done and it will stay with you for a longer time. So that can be the difference. But yes, I don't guarantee that all the moves that we identify work. As I said, my strike rate is only 50%, and that is good enough to make decent money or great money. Okay, moving on to next one. I think this is a new person. I'm not very computer literate. Can I still enroll for your workshop? Um, well, I think you need to know basics of computer details. You need to do some browsing, because any software, computer can work at a speed at which a human mind cannot. I mean, I remember times when people used to do charting manually with hand. But imagine that if you have to go from here to Delhi on a bullock cart, it is not practically possible. So you need to have some basic, or get somebody, get your staff, if you are a senior person, get some help and hire somebody who can, you use it for you. Okay. So if you are totally zero, I cannot open my computer, I don't know anything about, then it will be a little difficult. So you need to get that up. Some basic level of
literacy, operational use has to be there. Next. Okay. I am a sub broker and do a lot of day trading. I trade based on tips and also screen reading. Also, I do not keep stop loss. Sometimes this had led to a big losses in the past, but I have managed to recover quite a few of them. What would be your advice to me? Well, you've been lucky in the past. You may not if you follow this methodology. Whether you choose, I don't want to get into the idea of tips. Knowledge is power, I believe, and our methodology tells us that you must have a stop. More so if you're doing day trading or short-term trading. I won't even think of advising you not to trade without a stop loss. You have managed to recover your money, but as a trader, I want to earn money. I don't want to recover money. Few wrong trades, 3 out of 10, 4 out of 10 is fine, where I lose 1 rupee, but when I earn, I must make 2 to 3 to 4 rupees. That is the principle of trading. So you need to change your methodology. That is all I can say. Okay, sir. Moving on to next. I am a commerce student and in the final year. Do you think learning technical analysis would help me build a career in stock market? Uh, Avinash, do you have the names of these gentlemen or you don't? Or okay, we will talk of it later. I mean, I am reminded of myself 35 years back. I was also a commerce student. I spent 10 years not following any methodology and I lost a lot of money. After which I turned into technicals. I started my technicals at my age beyond 30. So if I was a student in my 18, 20, had I started technicals and somebody had taught me, I mean, I would have been far further ahead than what I am today. Though I don't regret where I am. I think this is an excellent career. There are various opportunities if you, I mean, develop this as a career. You can be a fund manager, portfolio manager, manage portfolios. You can be an advisor to traders, investors. That is what I do for a living. And I started this as a hobby. I mean, markets, the losses pushed me to this, and this turned out very well for me. So if you are, I am assuming that his age is in his, he is in his college or end of his college, so he must be in his early 20s, and if he can think of it as a career, I think it will be very, very good. Yes, if you are doing some professional course like a CA or a CFA and you have that aptitude, please complete them. Don't leave your education unfinished and get into the market. Markets will always be there. Complete your education, whatever you want to do, and believe that markets is a good place to be in as a career. For me, the markets have given a lot of freedom, financial independence, a lot of things. Everything I have got in life, I owe it to the stock markets. So I think beyond that, what can I say? Okay, sir. Moving on to the next and final question. I'm a positional trader and have got a decent track record. Also, I enjoy trading. However, because of my job, I'm unable to give time. Do you think that if I will leave my job and get into trading full time, it would be a good idea? Well, my friend, there are no guarantees in life. If you are doing well as an investor, stay as an investor. Now I need to have a detailed chat with you, understand your background, because I did the same thing almost 20 years back. I left my cushy job and I got into the stock market, and I am not regretting that. But then you have to think of a lot of other factors, talk to your family and other things. Decide, I mean, weigh the other pros and cons and decide. If you need guidance, I will always be available. Beyond that, I think I cannot say anything. But yes, I think stock market is a good place to be in. My final message to all the people who are hearing me is that, and especially young participants who want to create a career for themselves, is that do something with a proper methodology, be it fundamentals, be it technicals, be it derivatives. Don't do something random. Don't depend on tips. Do a lot of reading.
I am certain the stock markets will reward you if you follow this methodology. Invest in yourself, invest in knowledge, and definitely it will pay off. And I think this is the last question, Avinash. If you this thing, or is there any other question? No, sir. This is the last question. Yeah. Avinash, before we wrap it up, I want to thank all of the participants who have given us their time, and I hope I have added value to them. And Avinash, specifically to you and your team, thank you for organizing this interaction. I love this kind of interaction with the participants. I think it helps me grow and enhance my knowledge. So a big thanks to Spider Software team. Thank you very much, all of you. Thank you. Same here, sir. It was glad working with you. It was Thank glad you. having you with us, and you have shared a great knowledge with us and with all the attendees. Thank you. Thank you, once. Bye. Bye. Bye, sir. That's all for today's webinar. Thank you.